एक ऐसा समुद्री डाकू जिसने अंग्रेजों का दिमाग हिला रखा था। इस समुद्री डाकू के सामने अंग्रेज भी अपने घुटने टेक दिया करते थे। ये समुद्री डाकू और कोई नहीं, ये था ब्लैक बियर्ड, 17वीं और 18वीं शताब्दी का सबसे खूंखार और सबसे खौफनाक समुद्री लुटेरा। दोस्तों, आपने कई सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसके अंदर खतरनाक और खूंखार दिखाई देने वाले समुद्री लुटेरों को दिखाया जाता है। अब फिल्मों के अंदर इन लुटेरों को देखकर ज्यादातर सबको यही लगता है कि ये कहानियां झूठी होती हैं और इनका दूर दूर तक सच्चाई से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन असल में जिस तरह के खतरनाक लुटेरे हमें फिल्मों में दिखाए जाते हैं, वैसे ही खतरनाक लुटेरे सच में हुआ करते थे। दोस्तों, ये लुटेरे समुद्र से गुजरने वाले बड़े बड़े जहाजों पर अचानक से हमला कर दिया करते थे और उस जहाज पर मौजूद सभी सामान को लेकर चले जाते थे। आज भी सोमालिया के कुछ इलाकों में समुद्री लुटेरे मौजूद हैं। वैसे तो आज हमारे जहाज के अंदर सिक्योरिटी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन बात की जाए आज से 300 साल पहले की, तो समुद्र के अंदर इन लुटेरों ने आतंक मचा रखा था। और इन डाकुओं में से कुछ डाकू ऐसे थे जिनके नाम से पूरी दुनिया कांपने लगती थी। ऐसा ही एक डाकू था ब्लैक बियर्ड। ये नाम अपने समय का काफी डरावना नाम हुआ करता था। अब इसका असली नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि पहले इसका नाम एडवर्ड हुआ करता था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ब्लैक बियर्ड कहकर ही बुलाते हैं। इस आदमी का जन्म 1680 में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 344 साल पहले। अब इस डाकू की जिंदगी के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी तो नहीं है और कोई नहीं जानता कि इसके माँ बाप कौन हुआ करते थे और इसकी जिंदगी क्या थी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह शख्स इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में पैदा हुआ था। इस समय में ब्रिस्टल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट भी हुआ करता था। उस वक्त हवाई जहाज तो बने नहीं थे, इसलिए ज्यादातर सफर पानी के जहाज के जरिए ही होता था और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी जहाज का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके बारे में बताया जाता है कि ब्लैक बियर्ड एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन इसको शुरू से ही समुद्र में जहाज से सफर करना काफी ज्यादा पसंद था। 1699 में जब इसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, तो ये एक जहाज पर सवार होकर कैरेबियन पहुंचता है, जिसे आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। अब ये सफर ब्लैक बियर्ड को इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने समुद्री जहाज पर काम करने का फैसला कर लिया। अब ये एक सेलर बन चुका था। दोस्तों, इस समय दुनिया के अंदर एक लड़ाई छिड़ी हुई थी जिसे वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन के नाम से जाना जाता है, और इस समय में समुद्र में ये बड़े बड़े जहाज चलाना कोई आसान बात नहीं थी। और इसी समय ब्लैक बियर्ड ने प्राइवेट शिप चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वो जहाज होते थे जिसके अंदर लड़ाई का सामान रखा जाता था। इन जहाजों को सरकार की तरफ से परमिशन होती थी ये दुश्मन के जहाज से लड़ाई करें, और ब्लैक बियर्ड ऐसे ही एक जहाज को चला रहा था। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच वेस्ट इंडीज का ज्यादातर इलाका ट्रेड रूट बना हुआ था, और ये रूट होने की वजह से यहाँ काफी बड़ी संख्या में डाकू वगैरह भी पाए जाते थे। इन डाकुओं में एक आदमी का नाम हेनरी जेनिंग्स था। यह आदमी भी एक समय में प्राइवेट जहाज को चलाया करता था, लेकिन बाद में इसने इस काम को छोड़कर एक डाकू बनने का फैसला किया। अब दोस्तों, कैरेबियन में एक देश मौजूद है जिसे बहामास के नाम से जाना जाता है। यह देश कई सारे आइलैंड पर मौजूद है और इसे काफी ज्यादा खूबसूरत जगह बताया जाता है। और इन आइलैंड में एक आइलैंड मौजूद है जिसे न्यू प्रोविडेंस के नाम से जाना जाता है। आज तो यहाँ काफी ज्यादा आबादी है, लेकिन उस समय ये आइलैंड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था और इस डाकू हेनरी ने उस वक्त इसी आइलैंड पर कब्जा कर लिया और यहीं से इसने जहाज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके यहाँ कई सारे डाकुओं ने आकर रहना शुरू कर दिया। ब्लैक बियर्ड भी अब डाकू बनने का इरादा कर चुका था, इसलिए वो भी इसी आइलैंड पर पहुंच गया। यहाँ एक और डाकू भी मौजूद था जिसे कैप्टन बेंजामिन हार्नी गोल्ड के नाम से जाना जाता था। ये लोग अक्सर यहाँ मिलकर जहाज को लूटते रहते थे। इन लोगों ने समुद्र के अंदर लूट मचा रखी थी। इस वक्त ब्लैक बियर्ड के नीचे पूरे 70 लुटेरे काम कर रहे थे। कुछ समय बाद कैप्टन बेंजामिन हार्नी गोल्ड ने ये काम छोड़ दिया। इसके बाद ब्लैक बियर्ड इस गैंग का सरदार बन गया और फिर इसने समुद्र में जो आतंक मचाया उसे आज भी कोई भूल नहीं पाया है। 28 नवंबर साल 1717 में ब्लैक बियर्ड अपने साथियों को लेकर समुद्र में से गुजर रहे फ्रांस के 2 कार्गो शिप के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में
फ्रांस के उस जहाज पर मौजूद कप्तान ने ब्लैक बियर्ड के सामने घुटने टेक दिए। इस जहाज के अंदर गुलामों को लेकर जाया जा रहा था। इसके अलावा इस जहाज के ऊपर काफी ज्यादा सोना भी लदा हुआ था। ब्लैक बियर्ड ने इस जहाज पर हमला कर दिया और इस जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया और इस जहाज में मौजूद कई सारे गुलामों को अपनी ही गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद ब्लैक बियर्ड ने एक और जहाज पर हमला किया और इसका सामान भी लूट लिया। ब्लैक बियर्ड को किसी का डर नहीं था और यह आए दिन जहाजों को लूटता रहता था। धीरे धीरे करके इसका खौफ पूरे समुद्र में फैल गया। अब इसकी गैंग में पूरे 300 लोग शामिल हो चुके थे, यानी कि इसने धीरे धीरे करके डाकुओं की पूरी फौज बना ली थी। अब तक ब्लैक बियर्ड सोने चांदी जैसी कीमती चीजों का खजाना जमा कर चुका था। इस डाकू को ब्लैक बियर्ड का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसकी दाढ़ी काफी ज्यादा लंबी और काली थी। साथ ही साथ इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से इसका नाम ब्लैक बियर्ड रख दिया गया, क्योंकि किसी को इसका असली नाम नहीं पता था। बताया जाता है कि इसकी आंखें इतनी ज्यादा डरावनी थीं, जिन्हें देखकर ही इंसान डर जाता था। दोस्तों, कई सालों तक ब्लैक बियर्ड ऐसे ही जहाज के ऊपर हमला करता रहा और इन जहाजों को लूटता रहा। इसकी गैंग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसने इतनी सारी बंदूकें और हथियार जमा कर लिए थे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे कि इसने पूरी फौज बना ली हो। इसकी गैंग में अब 400 लोग हो चुके थे और ये काफी ज्यादा कठोर प्रवृत्ति का इंसान था। इसी वजह से इसकी गैंग के सभी लोग इससे बहुत ज्यादा डरते थे। दोस्तों, इस समय में प्रोविंस ऑफ साउथ कैरोलिना नाम की जगह पर ब्रिटेन की हुकूमत थी। एक दिन ब्लैक बियर्ड अपने लोगों को लेकर इस तरफ रवाना होता है और रास्ते में इसने कई सारे कार्गो शिप को लूटा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये इन जहाजों से लोगों को भी पकड़कर अपना गुलाम बना रहा था। इन जहाजों में से एक जहाज ऐसा भी था जिस पर काफी सारे अफसर मौजूद थे। ब्लैक बियर्ड ने उन लोगों को पकड़ लिया और उनसे कहा कि साउथ कैरोलिना की हुकूमत से कहो कि मेरे गैंग के लोगों को इलाज की सख्त जरूरत है। उनको काफी ज्यादा जख्म लगे हुए हैं और उन्हें दवाइयों की जरूरत है। ब्लैक बियर्ड का कहना था कि अगर इसके पास दवाइयां नहीं पहुंचती हैं, तो जिन लोगों को इसने पकड़ा है ये उनका सर काट कर साउथ कैरोलिना पहुंचा देगा। साथ ही साथ इसने जो जहाज लूटे हैं उन जहाजों को भी आग लगा दी जाएगी। जब साउथ कैरोलिना की सरकार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ब्लैक बियर्ड के डर के मारे उसकी सारी की सारी शर्तें मान ली। दोस्तों, आखिरकार ब्लैक बियर्ड अपने इस काम से थक चुका था और अब वो इस काम को छोड़ना चाहता था। ब्लैक बियर्ड को ये भी पता चला था कि उसके और उसके साथियों के खिलाफ लड़ने के लिए इंग्लैंड एक बहुत बड़ी फौज उसकी तरफ भेज रहा है। लेकिन अगर वो 5 सितंबर 1718 से पहले अपना ये काम छोड़ देता है तो उन सबको माफी मिल जाएगी। ब्लैक बियर्ड ने इंग्लैंड की ये बात मान ली और उसने अपना ये काम पूरी तरह से खत्म कर दिया और यहाँ से जाकर कहीं और रहने लगा। वहां पर जाकर इसने शादी भी की। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय गुजरने के बाद इसने एक बार फिर से यही काम दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये समुद्र के एक इलाके में जहाजों को लूटने लगा। इसके बाद इसने फिर से 2 फ्रेंच जहाजों को लूटा। लेकिन ब्लैक बियर्ड को नहीं पता था कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उस समय में वर्जीनिया का गवर्नर अलेक्जेंडर स्पोर्टवुड नाम का एक आदमी था और ये समुद्री लुटेरों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। उसने अपनी एक फौज बनाई और इस फौज को ब्लैक बियर्ड को खत्म करने के लिए भेज दिया। यह समय था नवंबर साल 1718 का। दोस्तों, ब्लैक बियर्ड के बीच में ये काम छोड़ने की वजह से इसकी गैंग पूरी तरह से टूट गई थी और अब इसके पास सिर्फ 20-25 लोग ही मौजूद थे। अब ये पहले वाला ताकतवर ब्लैक बियर्ड नहीं रहा था। इन फौजियों ने यहाँ आकर ब्लैक बियर्ड पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में गोला बारूद, तलवार, हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस लड़ाई के दौरान ब्लैक बियर्ड को 5 गोलियां लग गई और सिर्फ यही नहीं बल्कि 20 बार तलवार से इसके ऊपर वार भी हुआ और आखिर इस वजह से इसकी मौत हो गई। इन फौजियों ने ब्लैक बियर्ड का सर इसके धड़ से अलग कर दिया और इसके सर को इन फौजियों ने अपने जहाज के ऊपर टांग दिया ताकि दूसरे पायरेट्स को इस तरह एक वार्निंग दे दी जाए। इस तरह से इस खतरनाक पायरेट ब्लैक बियर्ड का खात्मा हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इतिहास में हुई ऐसी और घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।